हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। अब हम जो है जेनेटिक्स आज चालू करेंगे और जेनेटिक्स के बारे में जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। तो जेनेटिक्स जो शब्द है वो लिया गया है जैन से। जैन का मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि बड़ा होना या बढ़ना। तो जेनेटिक्स पढ़ने से पहले उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। इतिहास की यदि बात करते हैं हम, तो माइक्रोस्कोप की जो खोज थी वो एक बहुत बड़ा जो है एक ट्रांजिशन फेज थी। माइक्रोस्कोप्स की खोज से पहले तक की जो खोजें थी वो सारी एक हाइपोथेटिकल चीजें होती थी, और माइक्रोस्कोप के बाद आने के बाद जो है चीज विजुलाइज होने लगी, कि दिखने लगी चीजें। तो सबसे पहला जो नाम आता है माइक्रोस्कोप में, हमने जैसे बात करते हैं ल्यूवेनहॉक की, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित सेल खोजा था। लाइव जो है सेल उसने देखी थी। उन्होंने क्या किया कि अपना खुद का बना हुआ माइक्रोस्कोप था। तो साहब क्या हुआ कि उनको चस्का लग गया माइक्रोस्कोप में अलग अलग तरह की चीज़ें देखने का। उन्होंने क्या किया कि भाई ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पी रहे हैं उसका उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में कि क्या मिल रहा है। उसमें देखा कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कम मात्रा में। उन्होंने देखा कि नाली के पानी को देखते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकले। साथ ही फिर उन्होंने जो है स्पर्म सेल भी देख ली, अपना सीमन देखा तो उसमें स्पर्म दिखने लगे। तो सबसे पहला जो था वो था ल्यूवेनहॉक। ये जो ल्यूवेनहॉक थे इन्होंने क्या किया था, स्पर्म सेल देखा। देखिए ये जो स्पर्म सेल थी, स्पर्म जो था गैमेट, उसको देखने के बाद वो और भी वैज्ञानिकों ने इनको देखा और फिर अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए। जब स्पर्म सेल ल्यूवेनहॉक ने देखी उसके बाद जो वैज्ञानिक थे वो थे स्विमरडेन। जो स्विमरडेन थे उन्होंने भी स्पर्म को ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि भाई स्पर्म में जो है एक अनुमान ही लगाया। उन्होंने कहा कि इस जो स्पर्म है इसमें ह्यूमन का मिनिएचर दिखाई दे रहा है, या उनको ये लगता था, उनका ये मानना था कि जो स्पर्म है उसके अंदर ह्यूमन का मिनिएचर हो सकता है, और ये मिनिएचर जो है आगे जाके मनुष्य बनाता है या बड़ा जीव बनाता है। मनुष्य का है स्पर्म तो मनुष्य बनाएगा, और किसी का स्पर्म है तो जो है वो जीव बनाएगा। तो इन्होंने इसको कहा कि होमनकुलस। ये जो होमनकुलस था ये इनके अनुसार सेमडर के अनुसार जो है स्पर्म में था। इसी के साथ जो है और वैज्ञानिक भी साथ साथ हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो होमनकुलस है ये स्पर्म में नहीं, ये तो oocyte में मिलता है, क्योंकि उसमें जो है ज्यादा न्यूट्रिशन वगैरह उसी में होता है। ये तो जो है एक बहुत छोटी सी संरचना है, oocyte जो सेल है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए हो सकता है ये जो होमनकुलस है वो oocyte सेल में मिलना चाहिए। तो इस थ्योरी को कहा गया प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी यानी कि पहले से ही जो जीव है वो किसी न किसी चीज में, किसी न किसी गैमेट के अंदर मौजूद होगा, और ये गैमेट ही आगे जाकर जो है उस जीव का बड़ा निर्माण करते हैं। अगले वैज्ञानिक जो आए वो थे वुल्फ ने कहा कि भाई ऐसा कोई प्रीफॉर्मेशन या होमनकुलस इनमें नहीं पाया जाता, इनके अंदर तो कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस पाया जाता है, विशेष प्रकार का सब्सटेंस मिलेगा। ये जो सब्सटेंस है ये दोनों के मिलने से या कहें तो फर्टिलाइजेशन से जो है वो जीव का निर्माण करेगा या बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, उसकी संरचना का निर्माण करेगा।
तो इन्होंने जो है इसके ह्यूमनकुलस को नकार दिया कि भाई ह्यूमनकुलस जैसी कोई संरचना नहीं होती है। जब दोनों गैमेट मिलेंगे तब जाके, या गैमेट के अंदर कुछ विशेष प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, जब ये मिल जाते हैं तभी जाके पूरी एक संरचना का निर्माण करते हैं। तो वोल्फ के अनुसार ये सब्सटेंस जो है यही बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसी को इन्होंने जो है एपिजेनेसिस कहा, एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो थे डार्विन। 18वीं सदी के अंदर डार्विन ने कहा कि भाई ऐसा होता है कि इस तरह का जो है गैमेट्स, ये जो है बॉडी का कोई फॉर्मेशन नहीं करते हैं। होता यह है कि कुछ माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। हर एक कोशिका, बॉडी की, हमारे शरीर की हर एक कोशिका छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज का निर्माण करते हैं। और ये माइक्रो बॉडी जो होती है ये परिसंचरण तंत्र, रक्त जो परिसंचरण तंत्र है उसकी सहायता से ये जर्मिनल जो सेल्स हैं वहां पहुंचती है और ये जो है गैमेट के अंदर जाती है माइक्रो बॉडीज। और ये जो माइक्रो बॉडी है वो कहलाती है जेम्यूल्स या फिर पेंजिन। ये जो पेंजिन है यही जो है गैमेट में जाते हैं और उसके बाद जो ये पेंजिन के कारण ही जो जीव है उसमें पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, यानी कि माता और पिता, पिता से जैसे स्पर्म है तो पिता के जो पेंजिन है वो स्पर्म में आ जाएंगे और माता के जो पेंजिन्स हैं वो उस साइड के सेल के अंदर आ जाएंगे और दोनों के जो है पेंजिन मिलने से ही पूरे शरीर की संरचना बनती है या जीव का निर्माण होता है। इसी कारण जो है दोनों पेरेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, माता और पिता के लक्षण जो है पेंजिन के कारण ही इस जीव में आते हैं। जो अगले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको नकारा, वो थे विज़मान। विज़मान ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, पेंजिन वेंजिन कुछ नहीं होते। इसके लिए उन्होंने कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया कि चूहे लिए और चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। चूहों, पेरेंटल जो चूहे थे उनकी उन्होंने पूंछ काट दी संकरण से पहले, क्रॉस करने से पहले उन पेरेंटल जो चूहे थे मेल और फीमेल उनके उन्होंने पूंछ काट दी और उसके बाद अगली पीढ़ी में देखा कि नए चूहे बन गए, वो पूंछ वाले थे। इसी तरह से हर पीढ़ी में क्रॉस करने से पहले उन्होंने उनकी पूंछ काट दी। यह जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने 22 पीढ़ी तक किया और 23वीं पीढ़ी में देखा कि जो चूहा बन रहा है वो पूंछ वाला बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, पेंजिन वेंजिन कुछ नहीं होता है। पेंजिन यदि होता तो पूंछ वाले पेंजिन जो है उसमें गैमेट में नहीं आ पाते, क्योंकि मैं हर बार क्रॉस करने से पहले पेंजिन और पूंछ काट रहा हूँ। और जब वो जो पेंजिन है पूंछ वाले नहीं आएंगे तो अगली पीढ़ी में पूंछ नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन हर बार पूंछ बन रही है, तो इसका मतलब ये जो पेंजिन वगैरह नहीं पाए जाते। तो इन्होंने जो है इस थ्योरी को भी खारिज किया विज़मान ने फिर अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि देखो, दो तरह के साइटोप्लाज्म होते हैं। एक होता है सोमेटिक प्लाज्म जो कि हमारी कायिक कोशिकाओं का होता है, और दूसरा होता है जर्म प्लाज्म जो कि हमारी जर्म लाइन की जो सेल्स हैं, जनन कोशिकाएं हैं, उन्हीं में वो पाया जाता है। जो सोमेटिक प्लाज्म है वो कभी भी जो है जर्म प्लाज्म से मिक्स नहीं होता है, यानी कि उसका सोमेटिक प्लाज्म का जर्म प्लाज्म से कहीं भी कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जर्म प्लाज्म जो है वो एक सेपरेट होता है और वही जो है आगे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इनहेरिटेड होता है। तो इन्होंने विज़मान ने ये कहा। देखो, इसी दौरान ये जो 18वीं सदी के दौरान ही इस समय डार्विन का बहुत जोर चल रहा था। डार्विन लगभग 1882 तक जो है डार्विन था, और उसी दौरान हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट हैं वो पैदा हुए और पैदा होके एक्सपेरिमेंट करके मर भी गए, लेकिन उनका उस दौरान कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ। उनका नाम था मेंडल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मेंडल जो है लगभग 1822 के आसपास जो है पैदा हुए थे और 1865 में वो जो है एक्सपायर हो गए थे, जल्दी एक्सपायर हुए थे। उस दौरान उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उनका उन्होंने डेटा कलेक्शन किया। लेकिन उस दौरान चूंकि डार्विन का बहुत जोर चल रहा था, इसी वजह से
वो कभी भी चर्चा में नहीं आ पाए और उनके जो किए गए कार्यों को कभी पहचान नहीं मिल पाए। जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में यदि बात करते हैं तो वो जो है एक चर्च के पृष्ठ थे, यानी कि चर्च के एक पुजारी होते हैं, मंदिर में जैसे पुजारी होते हैं वैसे चर्च में पृष्ठ होता है जो पूजा वूजा करवाता है, भगवान की प्रार्थना करते हैं। वो चर्च के साथ ही एक उन्होंने एक छोटा सा बगीचा बनाया हुआ था, उसमें सभी तरह के पौधे उगा रखे थे, गाजर मूली जो भी चीज होती है खाने पीने की वो उगा रखी थी। साथ ही उन्होंने जो है मटर के पौधे भी उगाए हुए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि मटर के पौधे जो थे वो कुछ अलग तरह के थे, इसी कारण उन्होंने जो है मटर पर उनका ध्यान गया और वहीं पर उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए और उनका जो है डेटा कलेक्शन किया। लेकिन उस दौरान वो जो है कभी भी चर्चा में आ नहीं पाए। तो मेंडल के बारे में हम आगे जो है उसके जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, ये सारे जो है हम आगे पढ़ेंगे। इनकी जो खोज है, मेंडल की जो खोज है, वो 19वीं सदी के अंदर 3 वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इसको पुनः खोजा। तो ये जो 3 वैज्ञानिक थे कौन कौन से थे? एक थे, पहले जो थे वो थे ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल कॉरेंस, और तीसरे थे एरिक वॉन शेमक। ये जो 3 वैज्ञानिक थे इन्होंने इसका जो है अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग जगह किए, साथ नहीं किए थे इन्होंने। और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं ये तो पहले ही जो है मेंडल ने दे रखे हैं। तो इन्होंने इसका जो क्रेडिट है वो मेंडल को दिया और उसी के बाद जो है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये तो था कुछ इतिहास, और अगले चैप्टर में हम जो है मेंडल के बारे में बात करेंगे। मेंडल के जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।